नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में और आप देख रहे हैं हमारे साथ स्क्रीन पर मौजूद हैं प्रोफेसर मिथुराज धूसिया, जो कि यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में प्रोफेसर हैं और ड्यू के इलेक्टेड EC यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर हैं। और आज हम इनसे बात करेंगे ड्यू के एग्ज़ाम रिज़ल्ट्स को लेकर, ड्यू एडमिशन प्रक्रिया में किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए और इसके अलावा जो अभी फीस वृद्धि को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं, तो इस पर क्या सोचते हैं। स्वागत है प्रोफेसर धूसिया हमारे चैनल पर। और पहला सवाल आपके लिए यही है कि क्या आपको भी लगता है सर कि जो एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है, स्टूडेंट पेपर तो दे रहे हैं लेकिन रिज़ल्ट की चिंता भूल जाओ, ऐसा ही हो रहा है। धन्यवाद मुनमुन जी, आपने ठीक फरमाया। प्रॉब्लम्स तो हैं, प्रॉब्लम्स बहुत है यूनिवर्सिटी लेवल में। आप देखिए एग्जामिनेशन से ही शुरू करते हैं, जो कि आपका पहला सवाल था, है कि एग्जामिनेशन रिज़ल्ट्स इतने डिले क्यों हो रहे हैं। और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है एग्जामिनेशन रिज़ल्ट्स का डिले होना। बिकॉज देखिए, जब भी विद्यार्थी देता है एग्ज़ाम, फर्स्ट थिंग वो एक्सपेक्ट करता है कि भाई मेरा जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट्स निकले, लेकिन रिज़ल्ट्स नहीं निकल रहे। इसके देखिए बहुत सारे रीज़न्स हैं, कोई एक सिंगल रीज़न को तो मैं पिन पॉइंट नहीं करूँगा। जो सबसे पहला रीज़न मुझे दिखता है वो है बिकॉज ऑफ CUET। उसके चक्कर में क्या हुआ, स्टैगर्ड एकेडमिक कैलेंडर हो गया है। आप देखिए वही टीचर क्लास भी ले रहा है, ऑफलाइन क्लास भी ले रहा है, NAC का काम भी कर रहा है, NIRF का काम कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहा है, और उसके बाद 20 किलोमीटर चलकर फिर वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर भी पहुँच रहा है, इवैल्यूएशन भी पहुँच रहा है, IAS ये भी कर रहा है। सो कितना पॉसिबल है एक टीचर के लिए इतना सारा काम करना। और ये इसका रीज़न प्राइमरीली रहा है कि CUET के चक्कर में क्या हुआ है, एकेडमिक कैलेंडर पूरी तरह से स्टैगर्ड हो गया है। अच्छा, एक और रीज़न है, जब नई टीमें आती है इवैल्यूएशन और एग्जामिनेशन प्रोसेस में, वो अपना कुछ ना कुछ चेंजेस करती है। तो कभी कभार क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली कुछ चेंजेस के वजह से एग्जामिनेशन और भी डिले हो जाता है। एग्जामिनेशन रिजल्ट्स फॉर एग्जांपल देखिए, पहले क्या होता था, सेंटर्स में ही टैली जो करते थे और जो मार्क्स चढ़ाते थे, आप कोई भी सब्जेक्ट का जहाँ इवैल्यूएशन हो रहा है उसी सेंटर में आपका सारा मार्क्स चढ़ जाता था। बट अब सुनने में आ रहा है कि इसमें भी चेंजेस किए गए हैं। एक लिफाफा आता है, उसमें बंद होता है और फिर यूनिवर्सिटी में पहुंचता है, फिर वहां जाके चढ़ाया जाता है इवैल्यूएशन में। सो बहुत सारी चीज़ें हैं और इस चक्कर में क्या हो रहा है कि इवैल्यूएशन प्रोसेस पूरी तरीके से डिले हो रहा है और रिजल्ट्स तो और भी डिले हो रहे हैं, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। तो सर, अगर आपसे पूछा जाए इसी में तो एग्जामिनेशन को लेकर किस तरह की परिवर्तन करने की ज़रूरत है? बहुत परिवर्तन करने की ज़रूरत है। देखिए, और ये परिवर्तन जो होगा ना, ये लिंक्ड है अदर चीज़ों से। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहेंगे कि किसी तरह इमीडिएटली रिजल्ट निकल जाए, वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसका चेंज तो यस, जो भी अगर एक सिस्टम चल रहा है, और देखिए ये हमारा ही ये सिस्टम है जो इतने सालों से एग्जामिनेशन हम टाइम पे देते आए हैं, रिजल्ट्स भी टाइम पे आए हैं। मैं एक दो जो एनोमलस है उस पर मैं नहीं आ रही है उसमें, लेकिन आया है। अब इसको क्या हो गया कि अचानक से इतनी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई है। और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि CUET इज़ ए मेजर रीज़न। वो जो एकेडमिक कैलेंडर स्टैगर्ड है, उसको सबसे पहले ज़रूरत है कि आप एक यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर लाइए। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एक साथ शुरू कीजिए, एक साथ शुरू करके उसको एग्जामिनेशन प्रोसेस भी एक साथ कीजिए और ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स भी आना शुरू होंगे। एक चीज़ और भी है सर, एग्जामिनेशन से पहले पढ़ाई की बात आती है। दिल्ली विश्वविद्यालय में जब से NEP के तहत SAC और WAC कोर्सेज आए हैं, स्टूडेंट्स का कहना है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है उनके ऊपर और क्लैरिटी नहीं है कि किसका एग्ज़ाम होगा, किसका नहीं होगा, और वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक जो है वो परेशान रहते हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं? आपने बिल्कुल सही फरमाया, वो स्टूडेंट्स भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, मैं दो चीज़ें कहना चाहूँगा इसमें रिगार्डिंग कोर्स कंटेंट ऑफ SEC और VSC। NEP के अंडर जो SEC और VSC आया है, आप एनोनिमसली स्टूडेंट से पूछिए, आप स्टूडेंट्स के बीच जाइए और उनका फीडबैक लीजिए। 99% स्टूडेंट कहता है ये तो जोक है,
VSc कोर्सेज वो तो हमने स्कूलों में ही पढ़ रखा है। अरे भाई हम यहाँ एडमिशन लेके आए हैं कोर कोर्स करने के लिए, लेकिन अब क्या हो गया है, VSc SEC इन्हीं में स्टूडेंट्स उलझ के रह जा रहा है और कोर्स कंटेंट कुछ जो कोर है उसका एकदम बेकार है। तो पहले तो देखिए, पहले जो SEC था स्किल डेवलपमेंट, उसको आप स्किल एनहांसमेंट कोर्स को डिसिप्लिन स्पेसिफिक से रिलेट कीजिए। जैसे मान लीजिए इंग्लिश डिपार्टमेंट या फिजिक्स डिपार्टमेंट ये SEC दे रहा है तो ये अपना दे, तब तक तो ठीक चल रहा है। लेकिन जैसे ही आपने खिचड़ी बना दी, एवरीथिंग फॉर ऑल, तो उससे क्या हुआ, पूरी तरह से खराब हो गया। तो SEC और VSc कोर्सेज में पहला चीज़ तो ये है कि भाई इसको आप चेंज कीजिए। VSc की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप बताएं कोर कोर्सेज की ज़रूरत है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स की ज़रूरत है, ये आप इसमें चेंज। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है ये जो टाइम टू टाइम चेंज करना, कभी यूनिवर्सिटी कहती है कि SEC VSc का एग्ज़ाम्स होगा आउटसाइड, कभी कहती है नहीं जी नहीं होगा। फिर प्रैक्टिकल आप देखो, पहले IE रहता था 100 मार्क्स और उसमें से IE भी रहता था एक पर्टिकुलर अमाउंट 25, अब उसको क्या कर दिया, CA भी ले आए, IE भी ले आए। कभी कह दिया कि प्रैक्टिकल होगा, उसका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद कह रहे हैं नहीं होगा। तो इससे क्या हो ना, कन्फ्यूजन। और ये कन्फ्यूजन क्यों है, ये कन्फ्यूजन दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्हीं के दिमाग में चल रही है। तो नेचुरली जब पॉलिसी मेकर्स के दिमाग में चल रही है तो वो फिल्टर आउट होकर फिर स्टूडेंट्स में भी जाती है, तो स्टूडेंट्स तो कंफ्यूज्ड होगा ही। सर ये तो बात रही सैक और बैक की। एडमिशन का मुद्दा भी आपने कहा कि CUT की वजह से जो सेशन गड़बड़ाया है वो भी बहुत बड़ा जो है रोल प्ले करता है। अभी जब CUT UG के फॉर्म आए तो दिल्ली विश्वविद्यालय में BCom ऑनर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर बहुत ज़्यादा जो है बात कही। हालांकि जब एडमिशन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया तो वो क्राइटेरिया फिर से रिस्टोर हो गया, बट अभी भी स्टूडेंट्स के मन में डाउट है, ख़ासतौर पर उनके जो अब 12th में पहुँचे हैं, कि क्या 2026 में जो है वो पुराना क्राइटेरिया आ जाएगा या फिर से कोई नया क्राइटेरिया बदलेगा। आपको लगता है कि विश्वविद्यालय को ये सब कम से कम साल 1.5 साल पहले क्लियर कर देना चाहिए? यस, आपने बिल्कुल सही कहा। आप देखिए ये 3rd ईयर ऑफ CUET है, मतलब NEP आ रहा है, CUET आया, इसके बाद भी अभी भी जो पॉलिसी मेकर्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो पूरी तरह से कंफ्यूजन में है। और कभी कहते हैं कि फॉर एग्जांपल BCom का आपने सही कहा कि मैथ्स इज़ कंपलसरी, कभी कहते हैं मैथ्स इज़ नॉट कंपलसरी। अरे भैया एक तो आप पकड़ के रखो, एक तरफा पॉलिसी तो लाओ। ये क्या, कभी ये आप कब चेंज करते, कभी ये नहीं चेंज करते। एज ए रिजल्ट क्या होता है, स्टूडेंट में कन्फ्यूजन तो वो नहीं है। तो आप देखिए कि NEP, अब मैं उसमें नहीं जा रहा कि इन पे क्या, यूनिवर्सिटी वालों पे क्या दबाव है कि NEP के बारे में गुड रिपोर्ट कार्ड्स बना के ऊपर भेजना है, बट अगर यथार्थ में देखें, अगर आप ग्राउंड लेवल में देखें, NEP इज़ ए बिग फेलियर। और वो फेलियर इसलिए हुआ है बिकॉज हमारा जो सिस्टम है, हमारा सिस्टम है इंफ्रास्ट्रक्चर बोलिए या मैन पावर बोलिए, ये 3 ईयर सिस्टम के लिए, 4th ईयर सिस्टम के लिए नहीं है। अब सरकार के दबाव में यूनिवर्सिटी 4th ईयर तो ले आई, बट क्या वो एक्चुअली उसको सस्टेन कर पाएगी, बोथ एट द लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर एट द लेवल ऑफ मैन पावर? ये नहीं कर पाएगी। सवाल सर यहीं पर है, जो अभी बच्चे 6th सेमेस्टर में हैं, 5th का रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया जब तक हम अभी आपसे बात कर रहे हैं, और इन्हीं बच्चों को आगे 4th ईयर में जाना है। एक बाहर जो है र्यूमर भी है कि 7.5 अगर आपका CGPA नहीं आएगा तो आप 4th ईयर में नहीं जा पाएंगे, लेकिन विश्वविद्यालय ना तो इस पर कुछ कहने के लिए आ रहा है, ना कोई क्लैरिटी है, ना टीचर्स को क्लैरिटी है और ना स्टूडेंट्स को पता है। तो आपको लगता है सर कि कहीं ना कहीं जो है वो एक आल्टर्ड सिस्टम चल रहा है कि कुछ यहाँ जोड़ लो, कुछ वहाँ घटा लो? एक्चुअली क्या है, देखिए आइडियली क्या होना चाहिए, बच्चा फीस देकर एक कोर्स में एडमिशन ले रहा है, अब वो 3 साल हो या 4 साल हो, कम से कम बच्चे को ये तो मालूम होना चाहिए आज के दिन मैं एडमिशन ले रहा हूँ, 2nd ईयर 3rd ईयर 4th ईयर में मैं क्या पढ़ूंगा। ये NEP के अंडर एकदम बच्चों को पता नहीं है। 4th ईयर आ गया है, 4th ईयर आने वाला है नेक्स्ट, और अभी तक जो बच्चे 3rd ईयर में पढ़ रहे हैं उनको कोई आइडिया नहीं है कि 4th ईयर में क्या आएगा। तो आप देखिए फेलियर ऑफ द सिस्टम क्या है। फेलियर ऑफ द सिस्टम है जब बच्चा एडमिशन में 4 ईयर NEP में आया, उसको पता ही नहीं है कि वो 2nd ईयर 3rd ईयर और 4th ईयर में क्या पढ़ेगा या उसको क्या दिया जाएगा। और ये तो पढ़ने की बात है, उसको एक्चुअली कोर्स स्ट्रक्चर क्या होगा, एकेडमिक डिसर्टेशन या एकेडमिक रिसर्च प्रोजेक्ट या एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब क्या है, ये क्लैरिटी आई ही नहीं है। तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ है कि टोटल कन्फ्यूजन तो रह ही गया। हाँ, ये जो 7.5 CGPA है, ये अब यूनिवर्सिटी ने डिफरेंट लेवल्स में इसको क्लियर किया है कि ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, हर बच्चा कर सकता है 4th ईयर में। लेकिन बात है कि ये कन्फ्यूजन शुरू ही क्यों हुआ,
क्योंकि आप यूनिवर्सिटी ने क्लियरली उसको पहले ही इसको क्लियर आउट नहीं किया। तो इस चक्कर में क्या हुआ, कंफ्यूजन टीचरों में भी है, कंफ्यूजन एकेडमिक वो जो यूनिवर्सिटी पॉलिसी फ्रेमर्स है, पॉलिसी मेकर्स है, उन पे भी है। तो जाहिर सी बात है वो तो स्टूडेंट्स में भी आने वाली है। सर ये बात तो रही पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई जो है वो ड्यू में कभी एक दौर था जो माना जाता है कि गरीब का बच्चा भी यहाँ पढ़ लेगा, लेकिन पिछले अगर हम देखें कोविड के बाद से बेतहाशा जो है फीस वृद्धि हुई है। यहाँ तक कि ड्यू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के जो कोर्सेज़ हैं, जो कभी 2000, 2500, 3000 जिनकी फ़ीस थी, वो भी जो है वो 3 गुने से अधिक बढ़ गए। तो आपको सर क्या लगता है कि कहीं ना कहीं एक प्राइवेट मॉडल को अपनाने की कोशिश की जा रही है दिल्ली विश्वविद्यालय? बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत ही दुखद डेवलपमेंट है। और ये शुरुआत हो गई है हीपा लोन से। भाई देखिए, पहले यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस को जो भी रिक्वायरमेंट थी इंफ्रास्ट्रक्चर या और डेवलपमेंट या मेंटेनेंस करने के लिए, उसके लिए सरकार ग्रांट देती थी, और इसीलिए यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कहा गया है। लेकिन अब देखिए, अब आप कुछ भी मेंटेन करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए सरकार बोलती है कि नहीं जी, आपको ग्रांट्स तो नहीं मिलेगा, आपको लोन देंगे। अब ये हीपा लोन इंस्टीट्यूशन कैसे चुकाएगा? कुछ लोग बोलते हैं कि अरे ये तो 10% ही है, आपको ये तो, और वो अभी नहीं चुकाना, बाद में। बात 10% की नहीं है, बात है आप कितने करोड़ ले रहे रुपए लोन में, और उन करोड़ का 10% कितना होगा? जाहिर सी बात है बच्चों की फीस बढ़ेगी। अब ये भी हो सकता है आने वाले टाइम में ऑस्टेरिटी मेजर्स होगा, मतलब जो सैलरी आ रही है हो सकता है उसमें भी प्रॉब्लम्स हो। बात है अभी फीस बढ़ाने की। ये फीस क्यों बढ़ रही है? भाई पब्लिक यूनिवर्सिटी का मेजर रोल रहा है कि एजुकेशन अफोर्डेबल हो, पर हमें पूछना है कि क्या हम एक्चुअली एजुकेशन अफोर्डेबल पेश कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को? एकदम नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने तो लोन ले रखा है। मैं एक वाकया बताता हूँ। ये जब मैं एसी मेंबर था तो एक मीटिंग में वाइस चांसलर साहब आए और बोले हमें सरकार से इतने करोड़ रुपए मिल गए। तो फिर पूरे लोगों ने तालियां देना शुरू किया। फिर एक अदने से व्यक्ति ने पूछा कि सर ये ग्रांट मिला है कि लोन? तो वाइस चांसलर साहब का थोड़ा सा चेहरा मुरझाया और फिर वो बोले नहीं, ग्रांट नहीं, लोन मिला है। तो क्या हुआ? सरकार से मिला है। अब देखिए, प्रॉब्लम इसी मेंटालिटी के साथ है। आप अगर एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन को लोन के तहत दबा देते हैं तो फिर उस इंस्टीट्यूशन के तो सर्विस कंडीशंस भी चेंज होंगे और जाहिर सी बात है फीस भी बढ़ेगी। तो इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? इसका खामियाजा मेजरली बच्चों को भुगतना पड़ेगा। तो ये फीस बढ़ने की, आप सही कह रहे हैं एसओएल में, भाई एसओएल जो कि अफोर्डेबल एजुकेशन देने के लिए जाना जाता था, अब उसकी फीस अगर 3 गुना बढ़ रही है, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। एक ही सब्जेक्ट, मान लीजिए कंप्यूटर साइंस हो या इंग्लिश हो, एक कॉलेज इतना फीस चार्ज कर रहा है, दूसरा कॉलेज अलग फीस चार्ज कर रहा है। एक तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है, और पहला यूनिवर्सिटी का काम होना चाहिए यूनिफॉर्मिटी लाए फीस में। और हर साल आप देखते हैं हर मैक्सिमम कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में कभी 10% फीस बढ़ जाती है, कभी 20% फीस बढ़ जाती है। क्या ज़रूरत है बढ़वाने की? आपको चाहिए एट द लेवल ऑफ यूनिवर्सिटी सरकार को बोले कि हमें ग्रांट्स दीजिए। अगर आप हमें ग्रांट्स नहीं देंगे और लोन के तले दबाएंगे तो बच्चों का उससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। सर ये तो फीस की बात थी, अब टीचर्स की सैलरी की बात करते हैं। दिल्ली सरकार के 12 कॉलेजेस में जो है वो सैलरी का बहुत ज़बरदस्त क्रंच रहा, ना केवल टीचिंग बल्कि नॉन टीचिंग स्टाफ का। दिल्ली में जो है सरकार बदली है और उसके बाद ऐसी बातें सुनने को मिल रही थी कि बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट प्रोसेस भी शुरू होगा और सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन अभी देख रहे हैं कि फ़िलहाल हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए जो चीज़ें निकल के आ रही हैं। क्या आप सोचते हैं कि समस्या का जो निराकरण है बहुत जल्दी हो जाएगा? देखिए, पूर्व में जो दिल्ली सरकार ने किया, राइट, नूरा कुश्ती विद सेंट्रल गवर्नमेंट एंड जो भी हो, उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा? उसका खामियाजा सैलरी, नॉन डिसबर्सल ऑफ सैलरी टीचर्स को भुगतना पड़ा, नॉन टीचिंग स्टाफ को भुगतना पड़ा। और ये तो मैं बताऊँ एक ब्लैक फेस था। भाई आप बताइए, 4-4 महीने टीचरों या नॉन टीचिंग को सैलरी नहीं मिलेगी और फिर भी वो शिद्दत से अपना काम कर रहे थे वहाँ पर। क्या मतलब, ये इससे अनजस्ट सिस्टम तो हो ही नहीं सकता। खैर, अब चेंजेस आए हैं तो हम तो लुक फॉरवर्ड करते हैं कि भैया जो सैलरी रिलेटेड प्रॉब्लम थी, जो गोस्ट एम्प्लॉयज़ कहकर लोगों को भटकाया गया था, टार्निश किया गया था इंस्टीट्यूशंस के इमेज को, अब वो ठीक होगी। अब वो ठीक होगी और सैलरी आना शुरू होगी, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या है, इसके लिए तो कीपिंग फिंगर्स क्रॉस, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आए और सैलरी और अपॉइंटमेंट शुरू हो। अपॉइंटमेंट शुरू होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, वहाँ बहुत सारे सीट्स भी वेकेंट है।
हम अपॉइंटमेंट के साथ ये भी कहना चाहेंगे कि जो वहाँ पढ़ा रहा है उनको प्रायोरिटी बेसिस पे वहाँ परमानेंट करने की आवश्यकता है। एंड वी एज एन मतलब यूनिवर्सिटी बॉडी, कलेक्टिव बॉडी, हम सबको प्रेशर देना पड़ेगा कि भैया जो साल से पढ़ा रहा है आप उनको वहाँ ज़रूर परमानेंट कीजिए। हाँ, नए लोगों को लाएं, बिल्कुल लाइए, वो उनके लिए फ्रेश सीट्स भी है उन्हीं कॉलेजेस में, उन्हीं डिपार्टमेंट्स में, राइट। सो वी वांट कि जो भी पढ़ा रहे हैं वहाँ उनका परमानेंट हो एंड यथाशीघ्र हो, बहुत जल्दी हो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मिथुराज हमें समय देने के लिए। कुछ और सवालों के साथ हम आगे एपिसोड में आपके साथ फिर बात करेंगे। थैंक यू।